So now we will see what is thermodynamic equilibrium. It is a special condition for any system in which properties of the system does not change with time. एक ऐसा स्टेट आ जाता है सिस्टम के अंदर कि उसकी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती. तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में. ये इक्विलिब्रियम वर्ड बहुत बार सुना है हमने. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें बैलेंस हैं. तो एक ऐसा कंडीशन किसी भी सिस्टम के लिए जहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज बैलेंस है, वो चेंज नहीं हो रही है, स्टेबल है एक तरीके से. ठीक है, इसको अगर और अच्छे से अगर हमको डिफाइन करना है तो वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो फर्स्ट, सेकंड, at the same time it is also in chemical equilibrium, and one more thing, that is thermal equilibrium. So when a system will be in mechanical equilibrium, chemical equilibrium and thermal equilibrium at the same time, we can say that that particular system is in thermodynamic equilibrium. सिंपल टर्म्स में जब उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, वी कैन से दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम. अगर वो टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, मास फ्लो हो रहा है, यहाँ से वहाँ एनर्जी फ्लो हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है. इंटरैक्शन होने के बाद भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में नहीं है. बट अगर सारी चीजें स्टेबल है वी कैन से दैट इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ऐसे कंडीशन में ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ देखने मिलते हैं मुझे. सो एक एक करके तीनों देखते हैं. व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लास्ट व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. सो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सो जैसे कि हमको नाम में ही समझ में आ रहा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इस केसेस में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, राइट. जब भी किसी सिस्टम के अंदर सारे फोर्सेस, जितने फोर्सेस उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे बैलेंस्ड हो तो मैं बोल सकता हूँ सिस्टम मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बॉडी रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, बॉडी इज एट रेस्ट, क्या मैं बोल सकता हूं इस पे फिलहाल कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, इसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है और सेम टाइम पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे मिल रहा है. तो क्या यहाँ पे फोर्सेस नहीं लग रहे? लग रहे फोर्सेस, पर ये फोर्सेस बैलेंस है. जब किसी सिस्टम के अंदर सारे फोर्सेस बैलेंस हो मैं बोल सकता हूँ सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ सिमिलर टाइप. लेट्स से वी हैव बॉडी ऑफ समवॉट दिस शेप. ठीक है, कुछ ऐसे शेप का बॉडी मेरे पास. अब इस बॉडी के ऊपर मैंने एक और वेट रख दिया, या फिर लेट्स से एक मास रख दिया m. फिलहाल ये बॉडी इक्विलिब्रियम में. क्यों इक्विलिब्रियम है? कि ये इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. ये भी वेट यहाँ पे नीचे लग रहा है, इसके वजह से इसको भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. टोटल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा इन दोनों के वेट की वजह से. बट इट इज इन वी कैन से दैट इट इज इन स्टेबल कंडीशन. मैं बोल सकता हूँ ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सारे फोर्सेस बैलेंस है. ये पूरा रेस्ट पे है, इसमें कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फोर्सेस बैलेंस है. पर अगर मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करूँ तो मैं ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता हूँ. कैसे? देखो यहाँ पे अभी हमको क्या देखने मिल रहा है, मास m अपना खुद का वेट नीचे एग्जर्ट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे नीचे टोटल वेट एग्जर्ट हो रहा है, इसका वेट प्लस इसका वेट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको नॉर्मल रिएक्शन देखने मिलेगा यहाँ पे पूरे के लिए और यहाँ पे सिर्फ इसके लिए, राइट. बट अगर मैं मास को डिस्प्लेस करूँ, एज यू कैन सी दैट द बॉडी विच इज बिलो, जिसके ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, अगर मैं इस ऊपर वाले मास को यहाँ पे रखूँ और अगर ये मास बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसके वजह से क्या हो सकता है? इसके वजह से हो सकता है यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो, एक तरीके से टॉपल कर सकता है यहाँ से, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ऐसे नीचे गिर सकता है. गेटिंग मी? ये आपका सिस्टम कुछ आपको ऐसे दिखने लगेगा. समथिंग लाइक दिस. क्या हुआ यहाँ पे?
यहाँ पे एक पॉइंट पे इसका जो फोर्स था नीचे वाला वो इतना बढ़ गया कि इसकी वजह से पूरा सिस्टम यहाँ पे ऐसे गिर गया नीचे की ओर। तो पहले ये था इक्विलिब्रियम में, पर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सरकाया तो ये नीचे गिर गया। तो मतलब क्या हो गया, इस केस में फोर्सेस बैलेंस नहीं थे, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स था ही नहीं, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर चला गया, जिसकी वजह से ये आपका ऐसे ऊपर हो गया और पूरा सिस्टम मेरा ऐसे गिर गया। तो जब ये प्रोसेस हो रहा था इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं, अनबैलेंस फोर्सेस थे। पर वापस गिरने के बाद वापस सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। देखो अब ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये इसके ऊपर वेट, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे आगे टच हो रहा होगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन। अब ये वहीं पे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, ये आपका टॉपल करके ये भी गिर जाएगा लेट से, यहाँ कहीं पे आ गया लेट से। अब एक टाइम बाद तो बैलेंस पे आ जाएगा, गिरने के बाद जो भी वो रोल होके थोड़ा बहुत आगे गिरेगा, जो भी मूवमेंट होगा बाद में तो वापस वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सारे फोर्सेस आपके बैलेंस्ड हो। जहाँ कहीं भी आपको अनबैलेंस फोर्स दिखा तो आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं। अब मैं इसको गैसेस के टर्म्स में भी देख सकता हूँ चाहिए तो लेट्स से मैंने एक वेसल लिया, इस वेसल के अंदर गैस भरा हुआ है और ये गैस का जो प्रेशर है ये कंटिन्यूसली इस वेसल को सभी जगह पे फील हो रहा है। दिस गैस इज exerting its pressure in all the direction to this vessel, but this vessel is strong enough, it can sustain that pressure। तो ऑब्वियसली बात है जहां जहां पे प्रेशर होगा वहां पे वेसल की साइड से अपने आप एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, बराबर ना। अगर आप एक मेटल का प्रेशर कुकर भी लेते हो, उसके अंदर भी गैस डाल के गर्म करते हो, तो इतनी आसानी से थोड़ी फटने वाला हो, क्योंकि वो काफी सॉलिड होता है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन सब जगह पे देखने मिलेगा। इस केस में इक्विलिब्रियम में, बट मान लो इस सिस्टम के अंदर अगर मैं एक छोटा सा छेद कर देता हूं, अब क्या होगा, अब ये सारा प्रेशर यहां से बाहर निकल जाएगा, एस्केप रूट मिल गया पूरे गैस को, प्रेशर तो पहले से बिल्ड हो ही रहा था। तो इसके पहले ये होल्ड करने के पहले सिस्टम मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था, अब नहीं है, क्योंकि अब देखो फोर्सेस अनबैलेंस यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इसको रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो ये बैलेंस नहीं, गेटिंग नहीं। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपके जितने भी फोर्सेस रहेंगे सिस्टम में सारे के सारे कैसे रहेंगे, बैलेंस। ऑल फोर्सेस इन सिस्टम आर बैलेंस्ड, और इवन ऑन सिस्टम, सिस्टम के साइड से और सिस्टम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे मेरे बैलेंस रहेंगे। जैसे ही अनबैलेंस हुआ तो मैं बोल सकता हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब हो गया। सो फर्स्ट कंडीशन फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज दैट द सिस्टम शुड बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम, लेट्स से वी टेक अ बीकर and in this beaker we introduce two different chemicals. First is already there and on top of this I'm introducing one more chemical. Now we know that there are two different chemicals, there's a possibility कि इन दोनों के बीच में reaction होगा and I have specifically choose this chemical in such a way that दोनों react करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे दोनों में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन होते रहेगा जब तक पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया रहेगा और इसके बाद अब और रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी जितना भी रिएक्शन होना था हो गया। अब ये स्टेबल कंडीशन में, यानी अब इससे ज़्यादा और केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला, जितना मैं होना था वो सारा का सारा हो गया। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका केमिकल रिएक्शन इसके बाद अब और नहीं होने वाला, तो बोल सकता हूँ मैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब किसी भी सिस्टम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, फर्स्ट इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जरूर नहीं केमिकल रिएक्शन, और भी चीज हो सकती है, जैसे लेट्स से इफ आई टेक अ बीकर which is separated in two different parts, okay, both of them have liquid, same liquid, but one has some amount of solution which is concentrated while the other is
a solution which is comparatively dilute, but the separation which I am using will not let this solution come this side. Okay, तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे मान लो इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो और आप इसके अंदर चेक करो, ठीक है, कि मेरा सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे जो पार्टिकल जो बाहर का जो इसके अंदर मिक्स होने वाला है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसको बोलूँगा मैं कॉन्सेंट्रेटेड। जबकि यहाँ पे डाइल्यूट है, यहाँ पे उतना ही अगर आप एरिया वगैरह आप चेक करोगे कि बाहर का पार्टिकल जो इसके अंदर मिक्स हुआ है तो वो कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगा, तो बोल सकता हूँ ये वाला एंड डाइल्यूट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये बीच वाला पार्टीशन में बाहर निकाल दूंगा तो क्या होगा, अब मेरा ये पूरा का पूरा मिक्सचर फ्री है, आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा, मेरा यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो यहाँ से डाइल्यूट की तरफ आएगा और ये ट्राई करेगा धीरे 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 इक्वली सब जगह स्प्रेड होने। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं ना। तो इस केस में क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये और ज़्यादा, ये एक पॉइंट के बाद ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा, गेटिंग मी, यानी आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये है, देयर शुड बी नो डिफ्यूजन। ना केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ना मूवमेंट होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूट की तरफ डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और तीसरा चीज़ है, अगर मैं तीनों चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करें, अगर ये तीनों चीज़ें हमको देखने मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें हम ध्यान में रखें, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ इसके बेसिस पे कि थ्रू आउट मेरा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये रहेगा सेम। अगर मेरा केमिकल रिएक्शन नहीं होता, अगर मेरा डिफ्यूजन नहीं होता है, तो मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ होती है, मतलब ये दो की तो तीसरी ऑब्वियसली देखने मिलेगी। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, अगर मेरा डिफ्यूजन नहीं होता है, यानी और मेरा केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो ये तीनों केस में बोल सकता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं केमिकल इक्विलिब्रियम है। सो पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब तीसरा हम देखने जा रहे हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्ड इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम सबसे सिंपल वाला है हमारा समझने के लिए, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी, राइट। जब भी आपका टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी थ्रू आउट सेम रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ मेरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माई टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। इफ माई टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टाइम, तो इस केस में बोल सकता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। सो तीन चीज़ें हमने देखी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर इन सारी चीज़ों को हम एक साथ सम अप करें तो कब हम बोल सकते हैं मेरा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, जब ये तीनों चीज़ें मुझे एक साथ देखने मिले। यानी कि विद इन द सिस्टम देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जितने फोर्सेस सारे बैलेंस हो, ठीक है, और इसके साथ साथ नो केमिकल रिएक्शन, और इवन डिफ्यूजन, यानी कि स्टेट मेरा सेम हो थ्रू आउट, मेरा जो केमिकल स्टेट है वो चेंज ना हो। सो स्टेट ऑफ केमिकल इज सेम, ये स्ट्रक्चर ये उल्टा हो गया सेंटेंस मेरा, ठीक है। सो मेरा केमिकल स्टेट सेम होना चाहिए, केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए। सो कॉम्पोजिशन शुड बी कांस्टेंट। और जो तीसरा हमने देखा उसको तो मैं सिंपली बोल सकता हूं टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। सो अगर ये सारे पैरामीटर्स हम कंसिडर करें, वी कैन से दैट सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम एट द सेम टाइम। एंड इफ अ सिस्टम इज इन all three equilibrium at the same time, we will say that that system is in thermodynamic equilibrium.